आज बच्चों क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र। सबसे पहले श्वसन तंत्र को पढ़ने के लिए हमें श्वसन को समझना पड़ेगा, श्वसन क्या होता है। ठीक है, हमने इससे पहले अभी पढ़ा था पाचन तंत्र। इससे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, टॉपिक पढ़ाया गया था, उसमें था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया था। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद जो भोज्य पदार्थ थे वो सरल पदार्थों में टूट चुके थे। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो था ये भोज्य पदार्थ था, तो ये श्वसन की क्रिया क्या होती है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना श्वसन कहलाता है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना श्वसन कहलाता है। ठीक है, और इस क्रिया के दौरान क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिएगा, ये एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या मतलब है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है इस क्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस क्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, और ये जीवों में होने वाली क्रिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक क्रिया। इतना आपको क्लियर हो गया श्वसन क्या होता है और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में क्या क्या रिएक्शन इसकी, यानी समीकरण क्या है? ये सूत्र है किसका? ग्लूकोज का। जो भोजन के दौरान हमने ग्रहण किया था, भोज्य पदार्थ ग्रहण किए थे, उनसे टूटने के बाद ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज जो हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। अब ये ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जल के 6 अणु उत्पन्न होते हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। अब इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिएगा, एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, लेकिन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अणु एटीपी के इसमें बनते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 38 अणु एटीपी के बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट पूरा नाम इसका समझ में आ गया? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, अब देखिएगा, श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों से मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जो भी अंग हैं, ये आपस में मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अब श्वसन
श्वसन तंत्र क्या है कि श्वसन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वो श्वसन तंत्र है, वो सारे मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। अब ये श्वसन तंत्र में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं, यानी जो श्वसन की क्रिया में जो अंग भाग ले उन अंगों को कहा जाता है श्वसन अंग। अब ये अंग कौन कौन से हैं, देखिएगा पहला अंग जो है, सबसे पहला अंग है नासिका। कौन सा अंग है? नासिका। पहला अंग है नासिका। नासिका या नाक, सबसे पहली नाक है हमारी। नाक से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। नाक से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। अब ये वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? हमारी श्वसन क्रिया के जस्ट उल्टा पौधों में क्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे जो हैं ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, जो हम श्वसन क्रिया के दौरान इसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस कहां से आती है ये कंफर्म हो गया। तो हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। उसके बाद अंदर थोड़ी सी और जगह होती है नाक के अंदर, जिस थोड़ा स्पेस होता है, जिसको बोला जाता है नासिका या नासा गुहा। ठीक है, नासा गुहा या नासिका, इंग्लिश में इसको नेजल कैविटी भी कहा जाता है। इसके बाद अब ये ऑक्सीजन गैस यानी वायु जो है हम लेते हैं श्वसन के दौरान, ये फिर ये अगला अंग है जिसमें ये जाती है, जिसका नाम है ग्रसनी। क्या नाम है? ग्रसनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स भी कभी कभी एग्जाम में ग्रसनी हिंदी में ना लिखकर फेरिंग्स लिखा होता है, हिंदी में ही लिखा होता है लेकिन फेरिंग्स लिखा होता है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्ड आपको आने चाहिए। तो ये फेरिंग्स देखिएगा क्या काम होता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं और सांस के साथ ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो इन दोनों के लिए एक ही जगह पर ये जाती है, जिस जगह पर जाती हैं इसको बोलते हैं ग्रसनी। यानी ये वायु और भोजन दोनों का स्थान है, यानी दोनों के जाने का मार्ग है। इतना क्लियर हो गया। अगला देखेंगे, अगला है कंठ। ठीक है, कंठ या इसका नाम हिंदी में एक और नाम है स्वर यंत्र। क्या नाम है? स्वर यंत्र। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। अब देखिएगा ये आपका चित्र बना है, इसमें ये जो आपको भाग दिख रहा है ये क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। इतना क्लियर हो गया। देखिएगा इससे पहले जो हमने अभी ग्रसनी बताई थी, ग्रसनी के ठीक नीचे जैसे ही हवा जाती है यहाँ पर कंठ होता है, वहीं पर क्या होता है? एक संरचना होती है जिसका नाम होता है, ये संरचना है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। इसका एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? भोजन आता है और वायु भी आती है, तो ये एक ऐसी संरचना है जो भोजन को वायु वाली नली में यानी श्वास नली में जाने से रोकती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऐसी कौन सी संरचना है जो भोजन को वायु मार्ग में आने से रोकती है। ठीक है, ये ढक्कन के समान होती है, जो जैसे ही वायु भोजन को हम लेते हैं और ये वायु मार्ग को बंद कर देती है और भोजन हमारा वायु वाली नली में यानी श्वास नली में जाने से रुक जाता है। इतना कंफर्म हो गया। अब आपने कंठ तक पढ़ लिया था। इसके बाद अगली जो संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? श्वास नली या ट्रैकिया या बिंड पाइप। बिंड मतलब हवा, हवा के लिए एक पाइप नली के समान संरचना है हवा जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। ठीक है, ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है सामने, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। अब देखिएगा श्वास नली
या फिर ट्रैकिया, इसमें सी के समान संरचनाएं होती हैं ये, ठीक है, बनी है ना इस तरह से। तो ये सी के समान जो संरचना है ये बनी होती है उपास्थि की, किसकी? उपास्थि की सी के समान संरचनाएं बनी होती हैं या छल्ले बने होते हैं। किस लिए होते हैं? इनका कार्य है विंड पाइप को या फिर ट्रैकिया या श्वास नली को ये गिरने नहीं देती। क्या नहीं करने देती? ये गिरने नहीं देती हैं। इतना क्लियर हो गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी के समान संरचनाएं यानी सी शेप की संरचनाएं कहां पर उपस्थित होती हैं? आंसर होगा श्वास नली, ठीक है। ये देखिएगा श्वास नली में सी के समान संरचनाएं उपस्थित हैं। उसके बाद अगला अंग है श्वसनी, ठीक, अगला अंग है श्वसनी। अब इस श्वास नली के बाद वायु किसमें जाती है? श्वसनी में। अब श्वसनी क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये ही श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बट जाती है, ठीक है। ये श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बट जाती है। इसी दो भागों में बटी हुई नली को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्वसनी, ठीक है, श्वसनी बोलते हैं। यानी अगर ऊपर से नली आई हुई है, ऊपर वाली नली को हम क्या बोलेंगे? श्वास नली। अब ये दो भागों में विभक्त हो गई, इसका नाम बदल गया श्वसनी या ब्रोंकाई, ठीक है। इतना क्लियर? अब देखिएगा अगली संरचना है श्वसनिका। कौन सी संरचना है? श्वसनिका। अब यहां से वायु श्वास नली में पहले आई थी, उनसे होकर श्वसनी में आई। अगली संरचना है श्वसनिका यानी ब्रैंकियोल्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या? ब्रैंकियोल्स। अब देखिएगा ब्रैंकियोल्स कहां पर है? श्वसनी आगे चलकर कई सारी शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। देखिएगा अलग से देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर से नली आई, क्या बोलेंगे? श्वास नली, ठीक है। आगे चलकर दो भागों में बट गई, श्वसनी। उसके बाद श्वसनी भी कई भागों में बट गई, ठीक है, इस तरह से। अब ये इनका नाम क्या हो गया? श्वसनिका, श्वसनिका। इतना क्लियर हो गया? श्वसनिका के बाद जो अगली संरचना है जिन्हें बोलते हैं कूपिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है। अब ये कूपिकाएं क्या संरचना है? देखिएगा ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे बोलते हैं श्वसनिका, ठीक है। इनके आगे की संरचना इसमें शो करी गई है बड़े करके, जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता लगेगा। तो इनके किनारों पर ऐसे गोलाकार गुच्छे बने हुए होते हैं, ठीक है, गोलाकार गुच्छे बने होते हैं। इन गुच्छों को क्या बोलते हैं? कूपिकाएं, ठीक है, इंग्लिश में एल्वियोली। अब ये जो कूपिकाएं हैं इनका कार्य क्या होता है? कूपिकाओं का कार्य है जो हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन गैस को मतलब बदलकर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस जाकर हमारे श्वसन मार्ग से बाहर निकल जाती है, ठीक है, समझ में आया? तो गैसों का आदान प्रदान करना या गैसों का विनिमय करना किसका कार्य है? कूपिकाओं का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया, किसका कार्य है? कूपिकाओं का। इतना क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद देखिएगा अब ये कूपिकाएं जो है उसके बाद वायु कहाँ जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। लंग बोल सकते हैं? नहीं, लंग बोलेंगे तो एक, फेफड़े दो हैं इसलिए लंग्स। इतना क्लियर?
अब देखिएगा फेफड़े के बारे में हम देखते हैं। फेफड़े क्या है? ये जो संरचनाएं हमारी ये दिखाई दे रही हैं, जिसमें अभी जो सारी आपने नलियां संरचनाएं जितनी भी पड़ी थी, ये किसके अंदर लास्ट में जाती हैं? फेफड़ों के अंदर। ठीक है, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। फेफड़ों की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। ठीक, इधर वाला जो फेफड़ा है इसे बोलते हैं दायां फेफड़ा, इधर वाला है वायां फेफड़ा। ठीक है, ठीक, इधर वाला दायां, इधर वाला बायां। अब देखिएगा दायां बायां में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर हम इधर फेस करके खड़े होते हैं तो हमारा दायां इधर का होगा। अब ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये सामने की तरफ फेस करे है, तो इसका दायां किधर होगा? इधर वाला, यानी हमारा भी दायां हाथ ये वाला है, तो इसका भी जो दायां अलंग है वो इधर साइड ही होगा। आप किसी भी डायग्राम में किसी भी स्ट्रक्चर को आप जब बनाएंगे तो दायां भाग को इधर ही शो करेंगे। ठीक है, दायां और बायां फेफड़ा। अब देखिएगा जो दायां फेफड़ा है इसमें पूछा जाता है इसमें कितने लोब होते हैं। पहला लोब देखिएगा 1, 2 और ये वाला 3। तो दाएं फेफड़े में कितने लोब? 3 लोब होते हैं। बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? पहला लोब और दूसरा लोब। इसमें लोबों की संख्या होती है 2, यानी बाएं फेफड़े में कितने लोब? 2 लोब। इतना क्लियर? गुड। अब ये आपके सारे श्वसन अंग कंप्लीट हो गए, यानी श्वसन अंगों को आपने पढ़ लिया, कहां से वायु प्रवेश करती है, कहां से होकर, ये लास्ट तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये जो चित्र दिखाया गया है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको एक बार हम कंफर्म कर लेंगे। सबसे पहले ये क्या है? नाक। क्या है? नाक। नाक के बाद अंदर स्ट्रक्चर है नासा गुहा। कौन सी स्ट्रक्चर है? नासा गुहा। ठीक है, अब हमने यहां से हमारी नाक में वायु प्रवेश करी, कौन कौन से मार्ग से होती हुई जाती है एक बार कंफर्म कर लेंगे। नाक से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, नासा गुहा में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर देखिएगा ये नाक से आई हुई नली है, ये मुख से आई हुई नली है। यहीं पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने क्या नाम बताया था? एपिग्लॉटिस। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस संरचना को हमने आपको कंफर्म कर दिया था। इसका कार्य है जब हमने यहां से जब भोजन लेते हैं तो ये यहाँ पर ढक्कन के समान ऐसे बंद हो जाती है, जिससे कि हमारा खाना जो है नाक की तरफ ना जा पाए। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता लगा खाना खाया और नाक से बाहर, ऐसा होता है ना, तो ये जो है ये अपना उस टाइम पे ढक्कन लग नहीं पाता, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब देखिएगा नाक, नासा गुहा, उसके बाद क्या होगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स ये संरचना दिख रही है, फेरिंग, उसके बाद लैरिंग्स, फिर ब्रोंकाई, यानी ट्रैकिया भी है। ट्रैकिया इसमें शो नहीं किया है, ये वाला है, क्या नाम है? ट्रैकिया या श्वास नली। ठीक है, ये वाली सी, इसमें कौन सी स्ट्रक्चर होती है? सी के समान संरचनाएं होती हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी जो है यहां से यहां तक श्वास नली। अब ये 2 भागों में बट गई, फिर इसका नाम क्या हो गया? श्वसनी या ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है आगे चलकर कई सारे भागों में बट जाती हैं, फिर इनका नाम क्या हो जाता है? ये इधर वाले में दिया गया है श्वसनिका या ब्रैंक्यूल्स। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखिएगा इधर वाले फेफड़े में 3 लोब होते हैं, उधर वाले में 2 होते हैं।
क्यों, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है क्यों होते हैं, इसमें 3 लोब, इसमें 2 लोब। अब इसमें 2 लोब इसलिए हैं, इसके लिए थोड़ा एक लोब का स्पेस खाली होता है जिसमें हमारा हृदय फिट रहता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हृदय कहाँ पर स्थित है, तो हृदय हमारे बीचों बीच में हल्का सा बाईं तरफ स्थित है। ठीक है, छाती गुहा में, छाती गुहा मतलब खाली स्पेस, छाती गुहा में बीचों बीच से हल्का सा बाईं तरफ। ठीक है, तो ये जो हृदय है कहां पर होता है, हल्का सा बाईं तरफ। ठीक है, इतने मार्क तक आपने पढ़ लिया। और फेफड़े तो आपको पता ही है। अब एक चीज और है, फेफड़ों के नीचे, यानी फेफड़ों और नीचे का भाग उधर गुहा, इनके दोनों के बीचों बीच में एक संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ठीक है, कन्फर्म। अब ये जो हमारे जो फेफड़े हैं बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर है, बहुत ही नाजुक अंग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए भी इंतजाम है। ऊपर से पसलियां बनी हुई हैं, ऊपर से पसलियां बनी हुई हैं और इन पसलियों का एक पूरा पिंजरा बना है जिससे क्या होता है, हमारे फेफड़े जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से ये पसलियों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से ऊपर से कई सारी पसलियां होती हैं और ये सुरक्षित रहते हैं। अब ये डायफ्राम बता रहे थे, डायफ्राम का कार्य क्या है, श्वसन की क्रिया में मदद करना, श्वसन की क्रिया में मदद करना। ओके, इतना कंफर्म हो गया बच्चों। अगला देखेंगे। अब श्वसन की जो क्रिया है, ठीक है, वो 2 भागों में बटी हुई होती है। श्वसन यानी सांस लेने की क्रिया 2 भागों में बटी हुई होती है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग है श्वसन ग्रहण, यानी श्वसन यानी सांस को, वायु को ग्रहण करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निश्वसन। क्या बोलते हैं, निश्वसन। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, आई और बनेगा, इनहेलेशन। ठीक है, सांस को ग्रहण करना, इनहेलेशन या निश्वसन। दूसरा इसका जो भाग है, सांस को बाहर निकालना यानी सांस को छोड़ना या त्यागना, इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। अब इसका जो शुद्ध हिंदी शब्द है वो बोलेंगे निःश्वसन। ठीक, बहुत थोड़ा सा अंतर है, निःश्वसन और निःश्वसन, इनमें केवल ये 2 बिंदियां लगी हैं, इनका ही अंतर है। अगर बिंदियां नहीं है तो यानी सांस को ग्रहण करना, और बिंदियां लगी है तो सांस को छोड़ना या त्यागना। कंफर्म। अब देखिएगा, इनहेलेशन यानी श्वसन, सांस को ग्रहण करते हैं तो क्या क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। सांस को ग्रहण करने की क्रिया के दौरान हमारे डायफ्राम की क्या स्थिति होती है, तो डायफ्राम नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये बीच में जो डायफ्राम है ये क्या होगा, जब हम सांस ग्रहण करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, जिससे क्या होता है, स्पेस, सांस को यानी वायु के लिए स्पेस बन जाता है। ठीक है, कंफर्म। अब देखिएगा, पसलियां जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगी, जिससे क्या होगा, जगह मिलेगी वायु के लिए। अगला देखिएगा, छाती गुहा का आयतन बढ़ता है, यानी छाती गुहा जो है, अंदर का जो स्पेस है वो, उसकी जगह जो है बढ़ जाती है, इसलिए कहेंगे इसका आयतन बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, अब फिर वायु क्या करती है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। क्लियर। अब देखिएगा, निःश्वसन में क्या होता है, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तब कौन सी स्थिति होती है, अभी डायफ्राम आपका जो था नीचे को गया था जिससे वायु ज्यादा प्रवेश करी। अब जब बाहर छोड़ेंगे ये डायफ्राम क्या करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा जिससे कि वायु सारी बाहर निकल सके। ठीक है,
अब उसका ठीक उल्टा है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर बताइए, तो ये अंतर भी है। ठीक, अगर अंतर नहीं आता है तो श्वसन क्रिया को स्पष्ट कीजिए, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब इसमें क्या होता है, डायाफ्राम ऊपर की ओर होता है तो वायु बाहर निकलती है, पसलियां का क्या होती हैं, अंदर की ओर दबती हैं। ठीक है, अंदर की ओर दबती हैं, और छाती गुहा में जो जगह बनी थी उसका भी आयतन घटता है। ठीक है, उसका भी आयतन घट जाता है, और हवा जो है या वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। कंफर्म हो गया? तो श्वसन की क्रिया में दो भाग होते हैं, निश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, श्वसन की क्रिया को एक शब्द और बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास। ये भी बोल सकते हो, ये भी लिखा हो सकता है कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो ये दो भागों में विभक्त होता है, यानी श्वास ग्रहण, श्वास त्याग, निःश्वसन या निःश्वसन। कंफर्म हो गया? अब देखिएगा, आपको पता है कि गैस का विनिमय कौन करता है? कौन? कूपिकाएं या एल्वियोली। कूपिकाएं या एल्वियोली। ये एक एल्वियोली की संरचना बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है वो आप देखिएगा। कूपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान, अब क्या होता है, जब हमने ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को जब हम ग्रहण करते हैं तो ये क्या होती है, ऑक्सीजन गैस इस तरह से जब प्रवेश करती है, ये ऑक्सीजन गैस किधर को चली जाती है, अंदर की तरफ खिंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्लड से बाहर की ओर आ जाती है। यानी एल्वियोली का कार्य क्या है, एल्वियोली का, ऑक्सीजन गैस को जब हमने ग्रहण करा, ये ऑक्सीजन गैस आकर एल्वियोली के माध्यम से यानी कूपिकाओं के माध्यम से ब्लड में मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो क्या होती है, कूपिकाओं में वापस चली जाती है, और कूपिकाओं से होते हुए बाहर को छोड़ दी जाती है। कंफर्म हो गया? एक क्वेश्चन और आता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आंसर क्या होगा? फेफड़ों में। कंफर्म? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कूपिकाओं में, फेफड़ों की कूपिकाओं में। कंफर्म हो गया इतना? हाँ, यहां पर आपको बता रहे थे, ऑक्सीजन गैस जब ग्रहण करते हैं तो क्या होती है, कूपिकाओं से ब्लड में मिलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्लड से कूपिकाओं में वापस जाती है, जिससे कि वो बाहर को निकल सके। अब इसको देखिएगा, गैसों का परिवहन। परिवहन क्या होता है? परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम परिवहन कहते हैं। जैसे कि बोलते हैं रक्त परिवहन, यानी रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रक्त परिवहन। अब ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, लेकिन किसके साथ जाती है? रक्त के ही साथ जाती है। किसके साथ? रक्त के साथ। रक्त के बिना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिएगा ऑक्सीजन गैस का परिवहन कैसे होता है। ऑक्सीजन गैस 97% जो है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। ठीक है, यानी रक्त के जो हीमोग्लोबिन है 97% ऑक्सीजन उसके साथ चलती है, और 3% जो है प्लाज्मा में
घुली रहती है, 3% प्लाज्मा में घुली रहती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने परसेंट ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है? आंसर होगा 97%। ये भी क्वेश्चन आता है, कितने परसेंट ऑक्सीजन गैस प्लाज्मा के साथ जुड़ती है यानी प्लाज्मा में घुली रहती है? 3%। कितनी? 3%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का देखेंगे अब। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कैसे होता है? 70% यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहन करती है। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आए, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिवहन करती है? ठीक है, तो 70%। अब 23% ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 23% ये भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रहती है। 23% हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस भी जुड़ी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला देखेंगे, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लाज्मा में घुली रहती है? आंसर 7%। कंफर्म करके ध्यान से इसको पढ़िएगा। ऑक्सीजन गैस 3% प्लाज्मा में घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 7% प्लाज्मा में घुली रहती है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? हर जो क्रिया बॉडी में होती है उनका नियंत्रण भी जरूरी है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? हमारे मस्तिष्क में एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। क्या कहते हैं? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। इसको याद करेंगे, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो हमारे मस्तिष्क में एक संरचना कौन सी होती है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। हमारे मस्तिष्क में एक संरचना होती है, ध्यान से इसको कंफर्म कर लो, माइंड में सेट कर लो, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। इसका कार्य क्या होता है? श्वसन की गति को या लय को नियंत्रित करना। कंफर्म, श्वसन की गति या लय को नियंत्रित करना। ठीक है, अब जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा हमारी बॉडी में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो श्वसन की दर बढ़ेगी या घटेगी? तो आंसर होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ेगी तो श्वसन की दर भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें उतनी ही ऑक्सीजन गैस की जरूरत होगी। कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा काम नहीं चल सकता, तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में होगी उतनी ही ऑक्सीजन गैस हमें ज्यादा जरूरत होगी। तो श्वसन की जो दर है, यानी श्वसन, बहुत तेजी से श्वसन की क्रिया होगी। कंफर्म हो गया? श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बॉडी में घटती है तो श्वसन की दर भी घटेगी। श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बॉडी में बढ़ती है तो श्वसन की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला देखिएगा। अब श्वसन तंत्र, अभी तक आपने श्वसन तंत्र में जो भी पढ़ा, अब उसमें उसके कार्य मेन क्या क्या है? ठीक है, श्वसन का पहला कार्य है श्वसन तंत्र का ऑक्सीजन की पूर्ति करना, यानी श्वसन क्रिया के दौरान ही हम बॉडी में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस शरीर के सभी अंगों में किसके द्वारा पहुंचती है? श्वसन के द्वारा। तो पहला कार्य हो गया श्वसन, ऑक्सीजन गैस की पूर्ति करना। अगला कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन, का मतलब इसको बाहर निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना भी किसका कार्य है? श्वसन तंत्र का।
अगला कार्य देखिएगा इसका, रक्त का पीएच मान संतुलित करना। ठीक है, अगला कार्य कौन सा है, रक्त का पीएच मान जो है संतुलित करता है, उसको नियंत्रित रखता है, ये इसको ना घटने देता है ना ही बढ़ने देता है। ठीक है, अगला देखेंगे ध्वनि का उत्पादन। अब ध्वनि का उत्पादन, श्वसन अंग जब मैंने पढ़ाए थे तो उनमें एक भाग आया था कंठ या लैरिंग्स। ठीक है, तो ध्वनि का उत्पादन भी श्वसन अंग के द्वारा ही होता है। श्वसन अंग में एक अंग है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स या कंठ, जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो श्वसन तंत्र का एक ये भी कार्य है ध्वनि को उत्पन्न करना। अगला है हवा को छानना, गर्म करना, और सॉरी इसने नाम लिखा है नम बनाना। क्या करना, नम बनाना। अब वायु को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी नाक में छोटे छोटे से रोए या बाल होते हैं, इनको रोम भी कहते हैं। इनका कार्य क्या है, जब हम वायु को ग्रहण करें तो उसमें धूल मिट्टी जो भी कण होते हैं उनको यहीं पर रोक लेता है। आगे चल के इसी में म्यूकस भी होता है, जो बचे कुचे धूल के कण हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, तो एकदम शुद्ध होकर वायु हमारी अंदर जाती है। तो पहला कार्य हो गया हवा को छानना। अब ये जैसे ही बॉडी में प्रवेश करती है तो ये गर्म हो जाती है, क्योंकि बाहर की वायु हमेशा ठंडी ही होती है, तो वायु में बॉडी में प्रवेश करते ही ये गर्म हो जाती है। तो इसका दूसरा कार्य गर्म करना भी हो गया। इसको नम बनाना। ठीक है, नम बनाना का मतलब है जो अभी मैंने बताया था म्यूकस होता है, ये हवा को नम बनाता है। ठीक है, ये भी इसका कार्य एक नम बनाना भी हो गया। अगला कार्य है श्वसन तंत्र का ही कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है गंध को पहचानना। यानी जो भी हमें स्मेल का अनुभव होता है, यानी जो भी हमें महक अनुभव है होती है, या खुशबू है या बदबू है, ये किससे होती है, श्वसन तंत्र से। तो इसका अगला कार्य कौन सा हो गया, गंध को पहचानना। कंफर्म हो गए ये कार्य इसके। अब एक बार इसका सारांश लास्ट में देख लेंगे। सारांश का मतलब है जो अभी हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था और किस किस मार्ग से होकर वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले नाक कहाँ पर वायु प्रवेश करी थी, नाक में। नाक के बाद ग्रसनी, इंग्लिश में फेरिंग्स। क्या बोला था, फेरिंग्स। उसके बाद वायु कहाँ प्रवेश करी थी, स्वर यंत्र यानी कंठ। स्वर यंत्र या कंठ, कंठ का दूसरा नाम स्वर यंत्र भी है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद वायु कहाँ गई थी, श्वास नली में। श्वास नली कहाँ पर थी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर थी जिसको बोला था श्वास नली। श्वास नली के बाद ये दो भागों में बट जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं, श्वसनी। श्वसनी के बाद ये श्वसनी भी कई भागों में बट जाती है, फिर इसका नाम हो जाता है श्वसनिका। अब इन श्वसनिकाओं के किनारों पर बैलून लाइक यानी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको बोला जाता है कूपिकाएं। एक क्वेश्चन छूट गया था, कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कूपिकाओं की संख्या होती है 50 से 70 करोड़ भी होती है, कहीं कहीं पर लाख लिखा होता है, ये करोड़ में संख्या होती है। ठीक है, 50 से 70 करोड़। ठीक, अगला है रक्त। अब कूपिकाओं के माध्यम से जो ऑक्सीजन गैस है वो किसमें मिलती है, रक्त में। ठीक है, तो अगला होगा रक्त। अब इस रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किसमें जाएगी, फिर से कूपिकाओं में। अब ये दोबारा से रिपीट होगी। अब ये रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कूपिकाओं में आ गई। ठीक है, फिर से कूपिकाओं में श्वसनिका में आ गई, श्वसनिका के बाद श्वसनी में आ गई, श्वसनी के बाद श्वास नली में, श्वास नली के बाद
स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद नाक में। अब नाक में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, हमने उसको बाहर निकाल दिया। कंफर्म हो गया, आज श्वसन तंत्र का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो एक वीडियो में पड़े हुए हैं, वो आप एक बार आप उसको चेक करिएगा और पूरा कंफर्म करके बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ठीक है।